नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग के लिए बहुत ही हमारे देश का आज राष्ट्रीय पर्व है जो 15 अगस्त के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन के में दोस्तों इसी 15 अगस्त को हमारे देश में पहली बार है तो झंडा फहराया गया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि 15 अगस्त हमारे देश में मनाया जाता है, तो उनके 15 इस दिन को लाने के लिए कितनी परिश्रम करनी पड़ी थी, किस प्रकार से कितने हमारे भारतवासियों हैं जो कितने परेशान हुए थे, कितने की मौत हुई थी। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार आपका कहना चाहूँगा कि जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे देश से जो लोग प्यार करते हैं, हमारे देश में रहते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा देश का राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि हम लोगों को यह दिन लाने के लिए दोस्तों हमारे कितने दादा मेरे दादा हम लोगों के दादा परदादा है तो बहुत ही रोटी बेले थे, बहुत ही ऐसे। अब रोटी बेलने के कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि बिना खाए पिए किसी तरह से जिंदा रहा करते थे। और इस दिन को लाने के लिए दोस्तों उन लोगों ने बहुत ही परिश्रम किए, तब ऐसा हम लोग को यह दिन मिला है। तो और हम लोग इतने अच्छा से स्वतंत्र तरीका से रह पाते हैं और सारी चीज़ को हम लोग उपयोग कर सकते हैं, सारी चीज़ को अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सब कहना चाहूँगा कि अभी तक जो लोग अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरी इस बातें को सुनकर के और कैसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो अपने दादा परदादा अपने जो हमारे लिए हमारे इस देश के लिए अपनी जान अपनी अपनी जान पर खेल गए थे, उन लोगों के लिए कुछ भी हल्की सी उन लोगों का आदर करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग तो साल भर एक साल में जो 365 दिन होते हैं दोस्तों, 365 दिन तो वैसे ही हम लोग खेलते ही हैं, लेकिन और अदरवाइज अदर काम तो करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर एक दिन आज 365 में से एक दिन अगर घटा दिया जाए, 364 दिन अगर वो सारे काम किया जा रहे हैं, एक दिन सिर्फ उन लोगों का याद किया जाए, उन लोगों का नाम लिया जाए कि हाँ आज हमारे कम से कम एक दिन, तो रोज की बातें तो भूल जाओ दोस्तों, एक बार उन लोगों का नाम ले लीजिए और दुआ कीजिए कि भगवान ऐसा कभी ना हो कि फिर हमारे देश से वैसा कभी गुलाम हो पाए और हमारे ऐसे हमारे जो हमारे भारतवासी हैं उन लोगों को ऐसे दिक्कत हो। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को जानते हैं कि हमारा देश काफ़ी लगभग 200 वर्षों तक दूसरे देश के अधीन गुलाम रहा, जिसके कारण से हमारे बहुत सारे भारतवासियों ने अपने जान को त्याग दिया, अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिए थे। जिसके कारण दोस्तों तत्पश्चात तो उन लोगों की इतनी कठिनाई करने के पश्चात है तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिली थी। तब ऐसे उस दिन के पश्चात हम लोग ये अच्छी तरह से रह पा रहे हैं अपने इस देश में या हमारे इस स्थान में। तो दोस्तों मैं अब चाहूँगा कि हम लोगों का एक बार मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, आज जो 15 अगस्त 2021 को 15 अगस्त 2021 को जो आज स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया है दोस्तों, हम लोग का 75वां इंडिपेंडेंस डे आज मनाया गया है। तो दोस्तों आज अगर इस 75वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं और अपने आप को जानने के पश्चात अगर आप लोग किसी और को भी देना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग आज एक ऐसी चीज़ को जानेंगे जो हमारे इस दिन को लाने के लिए हमारे कई सारे पीढ़ियों ने ऐसो अपनी सारी बिना कुछ सोचे हुए अपने क्या करना है न करना, अपने सारे सुख सुविधा को छोड़ करके इसी दुख में हमारे इस दिन को लाने के लिए उन्होंने परिश्रम करते रहे थे। क्योंकि दोस्तों अब चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग अब पढ़ेंगे कि हमारे देश जब है सो 1757 में गुलाम हो गया था, तब है तो किस प्रकार से हमारे देश को उस समय से लगातार आज़ादी करने के लिए किस प्रकार से मेहनत कर रहे थे। तो दोस्तों हम लोग अब सबसे पहले जानेंगे कि इस दिन को लाने के लिए कितनी, मैंने अभी पीढ़ी की बात निकाला था, तब मैंने कहा था अब पीढ़ी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, हमारे देश में इस दिन को लाने के लिए दोस्तों 3 पीढ़ी कम से कम गुजर गया था। कितने 3 पीढ़ी मैंने बताया, कौन कौन। तो पहला था दोस्तों उदारवाद, दूसरा है उग्रवाद,
उदारवाद, उग्रवाद, और इन दोनों करने के पश्चात दोस्तों जब इस पीढ़ी के लोगों ने मेहनत की है, उसके बावजूद भी अगर हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली, तब हमारे अगले पीढ़ियों ने उग्रवाद को अपनाया। उग्रवाद को अगर अपनाने की पहचान था, तो अगर उसके बावजूद भी हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली, आज़ादी नहीं मिली, तब है तो हमारे महात्मा गांधी ने कब उन्होंने अपना वाद चलाया, अर्थात गांधीवाद चलाया। ठीक है, गांधीवाद चलाया। गांधीवाद चला है। तो चले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे गांधीवाद कब से कब तक चला, और इनकी गांधीवाद में कब से कब तक चला, और इसके बीच बीच में कौन कौन सा कार्य हुआ, जिसके कारण से हमको कब 1947 में आज़ादी हमारे देश को मिल गई। तो दोस्तों अगर इसको निश्चित रूप से कहा जाए तो दोस्तों गांधीवाद का कार्यकाल है 1919 से 1947 तक। लेकिन दोस्तों अगर कहा जाए कि इसका कार्यकाल के मैंने बताया 1919 से 1947 तक, लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो इसका गांधीवाद का नींव पड़ गया था 1917 में। ठीक है, 1917 से 1947 तक। इसलिए दोस्तों बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो आप लोगों को कब 1917 से बताएंगे और कहाँ तक, तो 1947 तक। तो दोस्तों अगर मैंने अब क्या बताया तो 1919 से, ठीक है, 1919 से 1947 तक इस चीज को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो है इस चीज को यहाँ पे हम लोगों को अगर एग्जाम में पूछ देता है तो इसको नहीं देना, हम लोग को ये देना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ न्यू पढ़ा था, मुख्य रूप से नहीं हुआ था। और कब पढ़ा तो मुख्य रूप से हो गया तो 1919 से। तो 1919 से 1947 तक के कार्यकाल को क्या कहते हैं, गांधीवाद युग कहते हैं। तो हम लोग दोस्तों अब लोग जानेंगे कि उदारवाद, उग्रवाद, गांधीवाद क्या है। ठीक है, उदारवाद कहने का अर्थ है दोस्तों, उदारवाद मतलब उदार तरीका से दादा भैया कह के आजादी मांगा करते थे। अगर कोई हमारे देश में, अगर हमारे दादा ही अगर गए होंगे अंग्रेजों के पास कि वे चाहते होंगे हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाए, तो क्या कहते जाते थे कि भैया हमको आजादी दे दीजिए, हमारे देश में है सब, हम लोगों को बहुत रहने में दिक्कत होती है, आप लोग हमारे देश को छोड़ के चले जाइए। इसी प्रकार से वहां पर जाकर के अंग्रेजों के पास कहा करते थे। अर्थात ऐसे कि जैसे अगर हमारे देश में आज रंज किया करते हैं, ऐसे तो आज हमारे देश में भी अगर जो रंज भिखारी होते हैं मेरे भाई लोग, वे लोग भी वैसे नहीं करते, उस प्रकार से भीख के रूप में मांगा करते थे। उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश को स्वतंत्र नहीं किया था। तब उनके बेटे अर्थात उनके अगले पीढ़ी ने क्या किया, जब वो दादा भैया चाचा करके नहीं मिला, तब है सो उग्रवाद को अपनाया। क्या बनाया, उग्रवाद। अब उग्रवाद कहने का अर्थ यही है, मारपीट सीधा, कि अगर वे लोग अगर जाकर के कुछ भी कहते थे, अगर उस चीज को अगर नहीं माना जाता था तो वे लोग लाठीचार्ज मारपीट करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ उस समय की जो भी सारे हथकंडा थी सारे के सारे अंग्रेजों के हाथ में थी। अगर जो भी कार्य करना होता है सारी चीजें अंग्रेज कार्य करते थे। हमारे से अगर कहा जाए पुलिसकर्मी हो या फिर जज हो या कोई ऑफिशियल काम हो, सारी चीज में अंग्रेज वहाँ पे शामिल हुआ करते थे। जिसके कारण से अगर वो इस प्रकार से किसी प्रकार का भी हमारे देशवासियों ने कदम उठा लेते थे तो उनका कोई किसी प्रकार से कोई काम नहीं होता था और उन लोगों को सजा मौत दी जाती थी। उसी इन सभी कारणों को देखते हुए हमारे गांधी जी जब अपने देश में देखे कि इसने करने के पश्चात हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली है, तो हम लोगों को कुछ और नया तरीका अपनाना चाहिए ताकि हम लोगों को स्वतंत्रता मिल जाए। तो गांधी जी ने क्या क्या अपना एक नीति बनाया, गांधीवाद, जिसको दोस्तों कहा जाता है कि न मारना है, न पीटना है, ना ही ज्यादा किसी को पैरवी करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ना कि किसी को मारना है, ना पीटना है, ना ही किसी को ज्यादा पैर छूना है, ना ही पैरवी करना है। बस इज्जत से सब बात बोलो, इज्जत से वह कर दे, वही ठीक। तो उसी नीति को अपनाया और जरूरत पड़े तो ऐसा बन जाओ कि वह हमसे वह डर जाए। वैसा नीति हमारे गांधी जी ने अपनाया और जिसको कहा गया गांधीवाद। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर से आप पूरा अच्छी तरह से जानते हैं कि गांधीवाद में कौन कौन सी आंदोलन क्या कब चली थी, जिसके कारण से 1947 में ऐसा आजादी मिल गए थे हमारे भारत देश को। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर दोस्तों हमारे देश में जो भी लोग गुजर गए और जिन
कारणों के उद्देश्य से उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कितनी कठिनाइयों का सामना किए थे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी गांधीवाद। गांधीवाद युग, ये इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के साथ साथ आपके सारे फ्रेंड, आप लोग हमारे पूरे देशवासी भी जान सकेंगे इन सारी चीज के बारे में। तो दोस्तों हम लोग चलिए फटाफट इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों अपनी स्वतंत्रता के दिवस में हम लोग अब यह भी दुआएं करेंगे कि हम लोगों के लिए, अब हम लोग इतना इसी दिन को मनाने के लिए फिर से हम लोग अभी तक हम लोग ऐसे फिर से मनाने के लिए हम लोग इसी पृथ्वी पर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर अब आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग के सामने अब आ गया दोस्तों गांधीवाद युग, जैसे जो मैंने कहा गांधी जी के द्वारा चला गया था। तो हम लोग सबसे पहले अब जान लेते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, 1869 को हुआ था। दोस्तों मैं आप लोगों को अगर जो भी मैं बताऊंगा सारी चीज को एक एक पॉइंट क्लियर नहीं करूंगा। मैं जिसमें इसको सब्जेक्टिव के रूप में बताऊंगा, उसमें दोस्तों सारी एक एक पॉइंट जो दोस्तों आप लोगों को कोई भी यूट्यूब चैनल में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मिलेगा, वैसा मैं आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को ऐसा ही सिर्फ बता दे रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ या इतना ही बताऊंगा कि इतना ईस्वी में ये कांड हुआ था, इतना ईस्वी में ये कांड हुआ था, और हल्का फुल्का हो सकता है अंदर हम जा सकते हैं, और कहा जाए तो हम पूरा डीप जा करके हम ये नहीं बताएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि कौन कौन से कब हुआ था। तो हम लोग क्या पढ़ लिए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब हम लोग को जानना है कि 1893, अब हम लोग आ जाना 1893। अब हम लोग नहीं, ये हम न बताऊंगा कि ये है तो महात्मा गांधी ने कहाँ पढ़ाई किए, क्या चीज का पढ़ाई किए, वो सारी चीज को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1893 में दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक यह बता दूंगा कि गांधी जी है तो एक वकील थे, जो वकील के रूप में कहा दक्षिण अफ्रीका में काम किया करते थे। और वहां पर दोस्तों इनको काला गोरा का भेदभाव लेकर के बहुत इनको अलग नजरिया से वहां पे देखा भी जाता था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 1893 और 1869 पढ़ रहे हैं। अब हम लोग के सामने यहाँ पे है 1894। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे 1894 में गांधी जी ने क्या किए थे। गांधी जी ने दोस्तों हमारे भारत देश में उसमें 1894 में कुछ नहीं किए थे उसमें, बल्कि हमारे देश में तो यहाँ पे गांधी जी है नहीं थे जो कि कुछ कर पाते। ठीक है, हमारे देश उसमें ऐसा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहीं पे किए थे। क्या किए थे, तो नेटल इंडियन कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। क्या, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किए थे। उसके पश्चात दोस्तों 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अपने जीवन की, ठीक है, गांधी जी ने अपने जीवन की प्रथम सत्याग्रह चलाए थे। प्रथम सत्याग्रह चलाए थे। कहाँ पे चलाए थे, तो इसी दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ चलाए थे, तो इसी दक्षिण अफ्रीका में 1906 में चलाए थे। अब नेक्स्ट क्या है, 1909 में, ठीक है, 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की, हिंद स्वराज पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, हिंद स्वराज नामक
पुस्तक लिखे। अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए दोस्तों कि स्वराज की चर्चा किनके बुक में किया गया है, कौन से किताब में किया गया है, तो दोस्तों आप लोग का आंसर होगा यहाँ पे हिंद स्वराज पुस्तक में। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक में जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है उसमें दोस्तों स्वराज का ऐसे चर्चा किया गया है। अब हम लोग के सामने यहाँ पे है 1915। 1915 में क्या हुआ कि हमारे महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी, उन्होंने इन 1915 में जब इनका वर्ष कितना एज 46 वर्ष का हो गया था। ठीक है, 46 वर्ष का हो गया था और तब 1915 में तत्पश्चात तो हमारा गांधी जी भारत वापस लौट आए थे। भारत वापस लौट आए थे। आगे बात समझ में। तो दोस्तों हम लोग कितना 6 पॉइंट पढ़े हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और 1893 में दक्षिण अफ्रीका को गए थे और 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे और 1906 में दोस्तों प्रथम सत्याग्रह चलाए थे जो दक्षिण अफ्रीका में, जो अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह था इनका। और 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखे और 1915 में जब इनकी आयु कितना 46 वर्ष की हो गई थी तब भारत वापस आए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक और चीज 1915 में की घटना है। 1915 में ही इन्होंने महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की साबरमती आश्रम की स्थापना कराए थे, जो दोस्तों सन कितना साइमन कमीशन में इन्होंने यहीं से स्थापना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से शुरू किए थे, अर्थात यहीं से 12 मार्च 1930 को यहीं से निकले थे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक अब जान गए हैं, तो चलिए जो अब हम लोग इसी का नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इधर 1916। अब हम लोग को हम आप लोगों को यहाँ 1917 बता देंगे। अब यहाँ पे हम आप लोगों को 1916 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई था। होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट के द्वारा जो है सो यहाँ पे चला आंदोलन किया गया था, उसमें गांधी जी का कोई हाथ नहीं था और ना ही उसमें गांधीवाद चल रहा था। वहां पर उस समय तो उग्रवाद ही चल रहा था। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे गांधीवाद बता रहा हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसे गांधी की वहाँ पे ऐसे 1916 जो है उनकी चर्चा नहीं किया है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्या मैं आप लोगों को यहाँ पर जो 1907, 1906, 1905 इस सब में जो घटना हुई है मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को गांधीवाद बता रहा हूँ, उग्रवाद नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जानते हैं 1917 में जब चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, चंपारण आंदोलन में प्रथम सत्याग्रह थे उनका था चंपारण आंदोलन। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज गौर कर सकते हैं कि आए थे कब 1915 में। ठीक है, आए थे 1915 में प्रथम यहाँ पे जब गांधी जी इतना काबिल जब इतने काबिल थे कि दूसरे देश में भी सत्याग्रह चलाए थे, तो हमारे देश में 2 साल यहाँ भी फालतू में इन्होंने क्यों वेस्ट किया? इन्होंने वेस्ट क्यों किया? पहले भी सत्याग्रह जो 1917 में चलाए उसको क्यों नहीं पहले किए? तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ कारण थी जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इनके गुरु महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बताया था कि अभी तुम दूसरे देश से अपने देश आए हुए हो, इसीलिए अभी तुरंत इधर उधर ज्यादा कुछ काम मत किया करो और कम से कम तुम कितना 2 से 3 वर्ष तक रुक जाओ, उसके पश्चात ही तुम हमारा अपने देश में कुछ कार्य करना। इसलिए दोस्तों हमारे जो गांधी जी हैं शांत बैठे हुए थे और 2 वर्ष के पश्चात ही ऐसा इस कदम को बढ़ाए थे। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन में अब हम लोग जानेंगे कि किसके कहने पर ऐसे उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो दोस्तों जो हमारे बिहार के में कृषि मंत्री था, मंत्री कौन? राजकुमार शुक्ल थे। उन्हीं के कहने पर हमारे महात्मा गांधी ने गुजरात से आकर के 1917 में चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे। और भारत में
भारत में पहला इनका सत्याग्रह आंदोलन था, कौन सा? तो चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सीख गए। अब नेक्स्ट है दोस्तों 1918। 1918 में एक और आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद में क्या? अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। जो दोस्तों हमारे मिल मजदूर थे, जो मिल में काम किया करते थे, फैक्ट्री में काम किया करते थे, उन लोगों को सैलरी अर्थात हाजिरी जो कहते हैं लैंग्वेज में, हम लोग खोटा लैंग्वेज में हाजिरी, उनको दोस्तों वो उन लोगों को बहुत ही कम मिलता था, सैलरी बहुत ही कम मिलती थी। उन सैलरी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की थी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 1918 में फिर हम लोग एक चीज और जानेंगे कि यहाँ पे एक और हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन हुआ था। अब खेड़ा आंदोलन में यहाँ पे क्यों हुआ था? खेड़ा आंदोलन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था। खेड़ा आंदोलन इसलिए हुआ था दोस्तों, इस खेड़ा यह एक स्थान का नाम है। ठीक है, खेड़ा एक स्थान का नाम है। वहां पे कृषि में जो कृषि लोग अपनी फसल को उपजाए थे, उनकी सारी फसल को अंग्रेजों द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, जिनके कारण से वे लोगों को कहना था कि हम लोगों का जो खेती में बर्बाद हुई है, उन सारी चीजों का आप लोग ऐसे भरपाई कीजिए, जिसे अंग्रेज नकारात्मक जा रहे थे, भरपाई करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए 1918 में दोस्तों यहाँ पे खेड़ा आंदोलन चलाया गया था। इन तीनों लगातार आंदोलन को करने के पश्चात दोस्तों इन तीनों आंदोलन ऐसा कोई तीनों में से आंदोलन नहीं था जो कि सफल नहीं हुआ था। 1917 में जो चंपारण आंदोलन चला गया था, यह भी सफल हो गया। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन था, यह भी सफल हो गया। और 1918 में खेड़ा आंदोलन भी जो था, यह भी सफल हो गया। लगातार तीन आंदोलन सफल हो गया। इस चीज को देख करके हमारे जो अंग्रेज लोग थे, वे लोग ऐसे एकदम पूरा उन लोगों को माथा चक्कर देने लगा कि बाबा ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो लगातार 3 आंदोलन सफल करवा दिया। आज तक हम लोग एक भी आंदोलन सफल नहीं होने दिए थे, और आज लगातार 3 आंदोलन सफल करवा दिया। ये अगर हम लोग इस पर कोई कानून नहीं बनाते हैं तो फिर धीरे धीरे लगता है हम लोग को तुरंत 2 साल में यहाँ पे से सारा झोलिया पोथी लेकर के भागना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों क्या किए थे अंग्रेजों ने, यहाँ पर फिर उन लोगों ने एक काला कानून बना। हमारे भारतीय वासियों को जो धीरे धीरे जब निकल रहे थे, तो उन्होंने फिर हमारे पैर के नीचे क्या कर दिया? कांटा रख दिया। ठीक, अब कांटा अर्थात सुई रह गई है, जो हमारा अगर खाली पैर चलते तो कहीं चुभ जाता है, उसी को कांटा या सुई कहते हैं। हमारे झारखंड वासी हो, ये लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि कांटा किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ तक जान गए। तो वो फिर सुई कौन सा था जो हमारे पैर में चुभ गया, जिसके कारण से हमारे देश में कुछ अब स्थगित हुआ था, हम लोग चलिए हम जानते हैं। हम लोग पढ़ लिए अब कहाँ तक? 1918 में खेड़ा आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, 1917 में चंपारण आंदोलन। इन तीनों आंदोलन को सफल देख करके उन्होंने क्या 1919 में रॉलेट एक्ट कानून बना दिया। रॉलेट एक्ट कानून बना दिए। अब इस रॉलेट एक्ट कानून को दोस्तों एक और नाम कहा जाता है, काला कानून। ठीक है, इस कानून का नाम भी एक और है जिसको काला कानून भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें काला कानून करने के लिए इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसमें है ना सिर्फ दबदबा बढ़ा दिया गया था हमारे भारतवासियों पर, वैसा कुछ कार्य नहीं था। दबदबा बढ़ा दिया गया था कि अगर कोई भी काम कार्य कर रहा हो, अगर उस पर अगर अंग्रेजों को लगता कि यह गलत कार्य अपने आप में सिर्फ हो या गलत हो या ना हो, सिर्फ उन लोगों को लग जाता कि ये लोग गलत करने के लिए इधर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वे लोग शक के आधार पर ऐसे उनको ऐसा अपने आप में अपने हिरासत में ले लिया करते थे और जेल में डाल दिया करते थे। जिसमें यह भी कह दिया गया था कि वह व्यक्ति ना अपील कर सकता है, ना दलील कर सकता है, ना ही वकील कर सकता है, ना पूछ सकता है, ना पूछवा सकता है, ना ही कुछ अपने आप में कह सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को कहा गया था। इसलिए दोस्तों इस 1919 में जो लागू किया गया था रॉलेट एक्ट,
इसीलिए इसको क्या काला कानून भी कहा जाता है। अब इस कानून के दौरान दोस्तों हमारे भारतवासी के दो ऐसे व्यक्ति थे जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केजरी को। इन दोनों को जब जो है सो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो हमारे भारतवासियों ने आपने एक एकता की भावना को अपनाए, ठीक है, एकता की भावना को अपनाए, जिसको दोस्तों यही गांधी युग का सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों कि एकता की भावना हमारे देश में कुछ जगते जा रहा था, ठीक है। एकता की भावना तब गांधी युग में आता जा रहा था, आ गया था। अभी अब हम लोग जानेंगे 1800 बोलेगी बनेगा कि 1857 में क्या एकता की भावना नहीं थी, बहुत सा हमारे सारे तो लोग तो उसमें भाग लिए थे, तो उसमें कोई उतना खास भाग नहीं लिया था मेरे भाई लोग, उसमें ऐसे वही भाग लिया था जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा था। पढ़े लिखे इंसान इसी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। अब इसी नहीं लिए थे क्योंकि दोस्तों उसमें देखा जा रहा था कि जो जितने भी व्यक्ति थे सारे अपने हित के लिए आंदोलन करने के लिए प्रारंभ थे। ऐसा नहीं हुआ, इनका बहुत ही कम सोच था जो कि हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए कर रहे थे। बस यही सोच रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, हमारे क्षेत्र में आज़ाद, हमारे क्षेत्र से सिर्फ भाग जाए और हमारे जो भी अधिकार हमको मिल जाए, ऐसे यही सोचे थे। ऐसा नहीं सोचे थे कि हमारे देश से बाहर निकल जाए। अगर ऐसा सोचते तो दोस्तों हमारे देश में हो सकता था उसे 1857 में ही आज़ादी हमारे देश को मिल गया होता, लेकिन इतना किस्मत खराब था दोस्तों कि सब वहां पे एकता की भावना न अपना करके सिर्फ ऐसे अपने स्वार्थ के लिए हित में काम कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों 1857 में नहीं हुआ था, और जो कि गांधीवाद में इस गांधी युग में देखा गया है कि एकता की भावना को लेकर आया गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि 1947 में आज फिर आज़ादी मिली। तो हम लोग कहाँ थे, अब रोलक एक्ट में आ गए थे जो सैफुद्दीन केजरी और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन चीजों को देख करके जब गिरफ्तार कर लिया गया तो 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन भारत में चला दिया। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, अर्थात अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करना, अगर सहयोग मांगता है तो उसको दो झाप दे दो, ठीक है। यही कानून हमारा देश, यही चीज को हमारा 1920 में लागू कर दिया गया, और पूरा इतना ज्यादा फैल गया था यह सहयोग आंदोलन, लग रहा था कि हमारे अब इसी कुछ दिन में ही आज़ादी मिल जाती। लेकिन उसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई जिसको कहा जाता है 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 1922 को एक घटना घट गई जिसको कहा जाता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा यही कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोगों के देश में फिर एक मुश्किल की घड़ी सामने आ गई। चूंकि दोस्तों यहाँ मैंने बताया, शुरू में ही बताया, गांधी जी ना मारपीट करना चाहते थे, ना कि ज्यादा पैर भी करना चाहते थे, बस सिर्फ ऐसो प्यार से बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम देवता की तरह उसको पूजा करते और हमको देता है, ऐसा नहीं करना चाहते थे। उदार की भावना नहीं अपनाए थे, या हम कह सकते हैं कि गांधी जी ऐसे उदार की नहीं उदार अपनाए थे, नहीं उग्र अपनाए थे, मीडियम में रहे थे, जो जरूरत पड़ने पर हल्का फुल्का, जहाँ कहीं ऊंचा आवाज में बात करते थे, कहीं हल्का नॉर्मल बातें भी कर लिया करते थे। तो वही चीज को दोस्तों, या मैंने बताया कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे। अगर इस चोरी चोरा कांड के पश्चात हमारा भारत देश में अगर असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता तो हिंसा हो जाती, जिसकी वजह से हमारे गांधी जी का नाम भी खराब होता, और नाम खराब होने के साथ साथ हमारे देश में जो धीरे धीरे गांधी जी के माध्यम से जो आंदोलन सफल हो रही थी, और वह ऐसा होता कि वह कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए।
अब वापस ले लिए। अब वापस लेने के पश्चात क्या हुआ, क्योंकि सारे नेता तो इससे खुश नहीं थे। अब खुश नहीं थे तो सारी जनता भी खुद ना खुश हो गई। चूंकि दोस्तों अगर कहा जाता है ना कि सारा सब्जी में सारा चीज डाल दी तो ठीक है, लेकिन सारा चीज में एक ही चीज अगर कमी पड़ जाता है ना, सब्जी सारा मेहनत पानी में फिर जाता है। अगर उसी के प्रकार से अगर हम सब्जी में अगर नमक नहीं डालते तो कितनों सारा चीज डाल दो तो खाने में मजा नहीं आता है। उसी प्रकार से दोस्तों कितनों सा हमारे गांधी जी ने समझाए लेकिन नहीं समझा। हमारे जो हम मुख्य नेता थे, हमारे अन्य बहुत सारे अन्य नेता जैसे मुख्य चित्तरंजन दास थे, उनके साथ अन्य साथी लोग थे। ये सभी लोग को गलत लगा, उनको लगा कि हमारे गांधी जी सिर्फ अपने नाम को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि वे सिर्फ अपने नाम को नहीं बचाना नहीं चाहते थे, अपने कुछ और ऐसा चीज को उन्होंने सोचा जिसकी वजह से अपने हमारे देश की शान भी उसमें छुपी हुई थी। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज को मुझे नहीं लगता लोग उसमें जल्दबाजी में अपने देश की स्वतंत्रता कराने के कारण से वे लोग इस चीज को गौर नहीं कर पाए। और तब तुरंत है वहां पे 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए और स्वराज पार्टी की स्थापना करने के पश्चात असहयोग आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन दोस्तों यह उनका प्रयास असफल रहा। लेकिन दोस्तों अगर सफल भी रहता तो हम लोगों को बहुत ही खुशी होती कि चलिए ठीक है, असहयोग आंदोलन को जब महात्मा गांधी ने वापस ले लिए स्वराज पार्टी के माध्यम से किया। लेकिन हम लोगों को दोस्तों कहा जाता है ना कि अगर एकता की भावना रहता है ना, तभी हम लोग कोई भी हमारा समाज हो या हमारा देश हो या हमारा झारखंड हो, हमारा राज्य हो या डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो, एकता की भावना हो तभी आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से दोस्तों स्वराज पार्टी में एकता की भावना नहीं थी। तो देखिए अगर वो एकता की भावना होती तो देखिए महात्मा गांधी से अलग थे। और इनके साथ ऐसा थोड़ी कि ये अकेले थे, इनके साथ और साथ जो भी नेता थे और अन्य सारी बहुत सारी प्रजा भी ऐसे होंगी जो इनके पीछे होंगी, इनको जिसके कारण से उनके लोग अलग थे। अब स्वराज पार्टी अलग थे, हमारे मुस्लिम लीग थे वो तो और अलग में थे। इस वजह से दोस्तों हमारे देश में सभी का दिमाग खराब हो गया। और खराब होने के कारण से दोस्तों यहाँ पर यह जो असहयोग आंदोलन चोरी को चोराकांड स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया वह असफल हो गया, इस कोई काम का नहीं हुआ। तत्पश्चात इसके बाद 1927 से 1927-28 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। इसी साइमन कमीशन को वापस जब भेजने के चक्कर में हमारे जो इनके भेजने के चक्कर में आंदोलन किया गया जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। और लाला लाजपत राय पर जिनकी उसी दिन इसी साइमन कमीशन की वजह से उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया और वह बेहोश हो गए थे। अब बेहोश होने के पश्चात है तो तब फिर उसी कुछ दिन बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। अब नेहरू रिपोर्ट करने के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में करने के बाद यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम लीग के समुदाय थे वे लोग कहने लगे कि अगर हमारे जो हम कुछ मांगे उस सारी चीज को दीजिएगा तब हम इस पर साइन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे 1928 में। आप लोग इसको फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब सारे लोग यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जब आया था उसके पश्चात क्या हुआ। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया 14 सूत्री मांग का निर्माण मांग किया गया था, किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कब, तो 1929 में 14 सूत्री मांग।
14 सूत्री मांग किया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जो दोस्तों सिर्फ मुस्लिम के लिए हित के लिए कार्य था और अदरवाइज अदर जाति के लिए नहीं था। उनका कहना था कि हम लोगों को मुस्लिम के लिए इतना छूट दिया जाए, इतना छूट दिया जाए, जो हमारे भारतवासियों को स्वीकार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों नेहरू रिपोर्ट भी उस समय क्या असफल रह गया। ठीक है, जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था वह भी समाप्त हो गया, असफल रह गया। और ये किसके कारण से? तो इस 14 सूत्री जो मांग किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1929 में। अब इसके नेक्स्ट हम लोग क्या है 1930 में। ठीक है, 1930 में क्या हुआ था? तो 1930 में दोस्तों अब फिर से हमारा आंदोलन एक स्टार्ट होने वाला है। तो कब से? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि 1915 में से साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। और उसी साबरमती से मैंने बताया अभी उस समय में बताया था कि इसी जो 1915 में साबरमती के आश्रम की स्थापना की गई थी, उसी साबरमती आश्रम से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक कानून कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको नमक कानून कहा जाता है, उसी के लिए ऐसे साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को वहां से निकल पड़े थे। कितने? तो 78 प्रतिनिधि के साथ। ठीक है, 78 प्रतिनिधि के साथ निकले थे और 24 दिन लगातार पैदल चल के दांडी मार्च पहुंचे थे और वहां पर नमक बना करके खुद से फिर वहां पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। इसके पश्चात दोस्तों क्या हुआ था? जब यह आंदोलन आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया तब क्या हुआ? आगे बढ़ने के पश्चात 12 नवंबर 1930 को 12 नवंबर 1930 को है सो गांधी इरविन द्वारा, जो हमारे भारत का उसमें करता धरता थे। ठीक है, हमारे भारत का करता धरता कौन थे? गांधी, ये इरविन थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग खुद से ऐसा जो गोलमेज सम्मेलन में जाकर के अपने सारे अधिकार को ले सकते हैं। अर्थात गोलमेज 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजित कब? गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया 12 नवंबर 1930 को। अब इसे आयोजित करने के पश्चात दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, अब सोचते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में गया है हुआ है, लेकिन दोस्तों उस समय सिर्फ आयोजित किया गया था। यह अधिकार सिर्फ दिया गया था कि आप लोग ऐसो गोलमेज सम्मेलन में जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों गोलमेज सम्मेलन उसमें नहीं हुआ था। और प्रथम सिर्फ आयोजित, यहाँ पे घोषणा आयोजित करने का अर्थ है कि घोषणा किया गया था। अब इसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब गए थे? तो 19 जनवरी को। ठीक है, 19 जनवरी 1931 को गए थे, लेकिन दोस्तों वहां पे बिना कुछ निर्णय लिए हुए यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन था जो समाप्त हो गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब समाप्त हो गया था? 19 जनवरी 1931 को जब हुआ, लेकिन दोस्तों इसमें कोई निर्णय नहीं दिया गया कि हमारे भारतवासियों को अधिकार दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। तत्पश्चात है सो फिर 5 सितंबर 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में गांधी इरविन
समझौता हुआ। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक टोटल कितना 1869 से हल्का फुल्का लेकर के आए हुए हैं और 1931 तक सारी चीज को पढ़ लिए हैं। और एक टॉपिक मैं आप लोगों को और बताऊंगा इसके पश्चात बाद कि 1932 में हमारे महात्मा गांधी जी हैं तो छुआछूत को समाप्त किए थे। अर्थात छुआछूत कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों हमारे देश में जो पहले थे, हमारे देश के जो पहले वाले व्यक्ति जो थे वे लोग ऐसा कहा करते थे कि अगर हरिजन सब रोड में अगर सड़क पर चल गया तो उनके पैर पे पैर नहीं देना है, क्योंकि अगर वह निचले जाति के होते हैं, अछूत होते हैं, अगर हमारे पैर उन पर पड़ जाए तो हम भी अछूत हो जाएंगे। जिसकी वजह से दोस्तों उनके कमर में पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके सारे जो पैर के निशान होता था वह मिटता चला जाता था। और उनको दोस्तों मंदिर में नहीं जाने के लिए दिया जाता था। जिसके कारण से दोस्तों मतलब कि वे लोग हमारे देश के हमारे कुछ ऐसे जाति लोग थे जो हरिजन अर्थात पिछड़ी जनजाति और हरिजन जो एससी कैटेगरी में आते हैं वे लोग को बहुत ही अछूत माना जाता था। इन सारी चीजों को दोस्तों छुआछूत को के भेदभाव को इन्होंने अगर स्थगित कर दिया, वहां से हटवा दिए कब 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों इन सारे कार्य के पश्चात हमारा देश लगभग कब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सवाल उठा दोगे कि 1932 में सारा कांड खत्म हो गया था तो फिर 1947 में क्यों होता? दोस्तों 1932 में सारा कांड खत्म नहीं हुआ था। हमारे देश में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे तो फिर उन्होंने कब 1935 के शासन के माध्यम से उन्होंने हमारे देश में शासन कर रहे थे। ठीक है, 1935 के नियम के अनुसार वे लोग शासन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण से दोस्तों और उसी बीच में दोस्तों 1942 में हमारा भारत देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें हमारा इसी 1942 में दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिए थे, जिसको डू एंड डाई कहा जाता है। और उसी समय दोस्तों हमारा गांधी जी थे वे या हिंसा के पुजारी थे, उसको समाप्त कर दिए और हिंसा में लड़ गए और हिंसा कर दिए। तो इसी आंदोलन के पश्चात ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली। तो दोस्तों अब हम लोग आप चाहेंगे कि 15 अगस्त 1947 में जो इसी दिन को लाने के लिए हमारे देश ने कब सिर्फ गांधीवाद में इतने परिश्रम उठाए तो उदारवाद और उग्रवाद में कितने सारे परिश्रम उठाए होंगे। अब आप लोग खुद से आकलन कर सकते हो दोस्तों। अगर हाँ दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक से जरूर कीजिएगा। अगर हाँ दोस्तों अगर आप लोग इसी प्रकार से और सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब जय हिंद जय भारत। अब फिर से दोस्तों हम लोग अब इसी प्रकार से कुछ और इसकी नई टिप को लेकर के आएंगे दोस्तों। इसके अगले इंडिपेंडेंस के दिन में हम लोग तो क्लास बीच में हम लोग हमेशा तो क्लास जारी रहेगी दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को इस बहुत ही बेहतरीन तरीका से अबर और ऐसा ट्रिक लाऊंगा दोस्तों जो आप लोग देखते ही हिल जाओगे अगले इंडिपेंडेंस डे। और चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अब इसके अगले वीडियो में।